हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों हिंदी का जो है बड़ा शानदार सेशन रहने वाला है और यहाँ पे आप लोग देखेंगे मिश्रित प्रश्न, यानी कि दोस्तों जो हिंदी पूछे जाते हैं आपके बीपीएससी सिलेबस के आधार पे, तो वही सब मैंने जो है यहाँ पे आपको शामिल कर रखा है। आज बिल्कुल उसी पैटर्न पे प्रश्न मिलेगा आपको देखने के लिए, ठीक है दोस्तों। मैं बता दूं कि हिंदी का सेशन इसलिए आपके एग्जाम्स में महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि अगर आप जब तक हिंदी में क्वालिफाई नहीं करते हैं तब तक आपका रिज़ल्ट नहीं होगा, तो इसलिए क्वालिफाइंग होना ज़रूरी है। तो हिंदी के सभी प्रश्नों को आप ध्यान से देखिए और एक एक प्रश्नों का जो है उत्तर अच्छे से कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, लेकिन उससे पहले एक खास छोटी सी रिक्वेस्ट है कि दोस्तों आप इतने हमारे मेहनत के लिए थोड़ा सा प्यार जो है दिखाते रहिए दोस्त। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जो है ऑल पे सेट कर लीजिए और दोस्तों साथ में जो है वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसमें से संयुक्त स्वर कौन सा है? देखिए सबसे पहले बात करें दोस्तों कि संयुक्त स्वर होता क्या है, ठीक है। तो संयुक्त स्वर कौन है? क्या ए है, ए है, अ है या आ है, उ है या ऊ है, ठीक है। तो ये बताना है संयुक्त स्वर इनमें से कौन है, या फिर उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो जवाब रहेगा दोस्तों कि संयुक्त स्वर सबसे पहले किसे कहते हैं, तो देखिए जिन वर्णों का उच्चारण में दोस्त सबसे ज़्यादा समय लगता है उसे क्या कहते हैं? उसे संयुक्त वर्ण कहा जाता है। जैसे कि आप कह के देखिए ए, ऐ, तो ये क्या है? ये थोड़े से ज़्यादा स्वर लग रहे हैं। और यहाँ पे आप बोलिए आ, तो ये क्या है? आ, ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, तो ये क्या है? फटाफट। लेकिन यहाँ समय किस में लग रहा है? ए, ऐ, तो ये सब क्या है? समय लेने वाले हैं। तो जो भी दोस्तों समय लेने वाले होते हैं तो उसमें से क्या कहते हैं? उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। वो कौन कौन से हैं? ए और ए संयुक्त स्वर है। प्रश्न अगर आपसे पूछे दोस्तों कि इनमें से संयुक्त स्वर कौन है, तो आपको बता देना है फट से ए और ए। क्यों है? क्योंकि इनके उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, मज़ा आ रहा होगा तो बिल्कुल अभी अभी जस्ट आप लोग जो है एक लाइक कीजिए आप लोग फटाफट। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या है? ख और घ ध्वनि किस प्रकार की ध्वनि है? तो देखिए ख और घ की हम बात कर ले दोस्तों, जो हमारा प्रश्न है ख और घ वो किस प्रकार की ध्वनि है? तो वो है आपके महाप्राण, ठीक है। महाप्राण व्यंजनों के उच्चारण में हंकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से रहती है, जिसमें जैसे कि ख, घ, तो ये सब क्या है? हंकार जैसी ध्वनि है। तो जिसमें ऐसी ध्वनि होगी वो क्या होंगे? वो महाप्राण होंगे। तो ख और घ क्या हो जाएंगे? महाप्राण है। किस प्रकार की ध्वनि? महाप्राण। चलिए आगे देख लेते हैं। नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? अगर आर्यों की भाषाओं की अगर हम बात कर ले दोस्तों तो इनमें से कौन सा नहीं हो जाएगा? आपका संस्कृत तो बिल्कुल है, प्राकृत भी है, लेकिन ये आपका तुर्की जो है, ये तुर्की ये आर्य की भाषाओं में शामिल नहीं है, इसलिए हमारा जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तुर्की आर्य भाषा नहीं है, ये क्या है? विदेशी भाषा है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 4 नंबर, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन है? देखिए भाव क्या होता है? भाव दोस्तों उसे कहते हैं जो कि क्या करते हैं? भाववाचक, जिसका कि क्या होता है कि निर्माण प्रत्यय लगा कर किया जाता है। जैसे आपको इसमें कौन कौन सा दिख रहा है? इसमें केवल आपको एक दिख रहा है, मित्रता, जिसका जो है जिस शब्द का जो निर्माण होता है, जिस शब्द का भाव लगा कर निर्माण होता है, जिसमें प्रत्यय लगाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? मित्रता कहते हैं। इसमें क्या है? प्रत्यय लगा हुआ है, तो मित्रता आपका क्या हो जाएगा? भाववाचक। मित्रता हो गया, बुढ़ापा हो गया, तो ये लड़कपन हो गया, ये सब क्या है? जवानी हो गई, ये सब भाव को प्रकट करते हैं, ठीक है। तो ये आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो सही जवाब मित्रता। दूध क्या है? दूध आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा में हो जाएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा। पहाड़ की बात कर ले तो पहाड़ क्या होगा दोस्तों? पहाड़ जो है पूरे पहाड़ जाति का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। पहाड़ क्या है? जातिवाचक संज्ञा। अगर हम हिमालय की बात कर दें तो हिमालय केवल खुद ही एक ही हिमालय है दुनिया में, तो वो केवल एक है, तो उसके कारण वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर हम किसी पहाड़ का हम नाम लेके बोल देंगे तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो यहाँ भाववाचक कौन? मित्रता। आगे देख लेते हैं। 5वां नंबर प्रश्न है हमारा कि राम ने रोटी खाई, कौन सा कारक है? तो राम ने भैया रोटी खाई, ये कारक बताना है कि कौन सा कारक है। तो राम जो है क्या कर रहा है? राम रोटी खा रहा है।
देखिए इसमें क्या है कि कर्ता कारक है। क्यों? क्योंकि कर्ता कारक का जो होता है क्या होता है, निभक्ति का चिन्ह क्या होता है, ने होता है। तो यहाँ पे क्या है, राम ने, तो कर्ता ने, ठीक है, कर्ता ने कर्म को, ठीक है। ये सब प्रश्न जो है चिन्ह याद रखिएगा। तो राम ने कौन सा कारक, कर्ता ने, तो ये कौन सा, कर्ता कारक, ठीक है। ये चिन्ह हो गया आपका कर्ता कारक। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन यम स्वर संधि है। दोस्तों देखिए मज़ा आ रहा होगा तो बिल्कुल आप लोग लाइक करने से नहीं चूकना है, क्योंकि दोस्तों सेशन आप लोगों के पास जो है हमेशा पहुंचते रहे, इसलिए आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक करते रहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यम स्वर संधि है। देखिए यम स्वर संधि की हम बात करें तो यदि ई जो आपका हो गया ई, छोटा ई, या फिर अगर बात कर ले हम बड़ा ई की, तो उसके बाद अगर भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर आए, अगर जैसे कि ये आपका यू हो जाए, तो ये सब क्या होते हैं, ये सब आपके यम स्वर होते हैं। तो इसमें आपका कौन सा यम स्वर है, यम स्वर आपका यद्यपि है, ठीक है। यद्यपि, यद्यपि, यद्यपि इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ई का ई या फिर ई का क्या होता है, यू हो जाता है, तो इसलिए यद्यपि। आगे देख लेते हैं, 7वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा दंत ध्वनि नहीं है। देखिए दंत ध्वनि की अगर हम बात कर ले दोस्तों, तो वैसी ध्वनि जिसका उच्चारण दांत से नहीं किया जाता है। जैसे कि आप लोग बोलिए त, थ, द, ध, न, तो ये त, थ, द, ध जो है आपके कहाँ, जब आपके ओष्ठ यानी ओठ जो है वो कहाँ, दांत पे जा रहा होगा, तो ये सब क्या है, दंत ध्वनि है, ये सब दंत ध्वनि है। लेकिन क्या पूछ रहा है, कौन नहीं है, तो जवाब क्या हो जाएगा, क, ख, ये सब कहाँ से उच्चारण हो रहा है, ये कंठ से हो रहे हैं, ठीक है। तो जवाब याद रखना है। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न हमारा 8 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है किसी पार्टिकुलर चीज़ों का जो है बोध करवाता है। तो पार्टिकुलर यहाँ पे कौन सा दिख रहा होगा आपको, श्याम, ये श्याम क्या है, राम, श्याम, ठीक है। ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर लड़कपन की वही बात करें तो ये क्या है, भाव प्रकट कर रहा है, ये भाववाचक संज्ञा हो गया। समुद्र की बात करें तो क्या हो जाएगा, समुद्र आपके कौन से संज्ञा हो जाएंगे, तो समुद्र जो है बहुत सारे समुद्र है, इसलिए आपके जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे समुद्र। अगर हम बोल दें लाल समुद्र या फिर जो भी एक समुद्र का नाम लेकर, तो वो क्या हो जाएंगे, वो व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। फिर यहाँ पे व्यक्तिवाचक कौन है, श्याम। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य पुरुष सर्वनाम है। देखिए अन्य पुरुष सर्वनाम की अगर बात कर लें तो अन्य पुरुष सर्वनाम जो होता है वाचक सर्वनाम से अन्य बोध होता है, यानी कि जैसे कि दूसरे चीज़ का बोध हो। जैसे हम बता रहे हैं वह, यानी कि क्या, अन्य बोध हो रहा है, वह, वे, ये सब क्या है, वो क्या है, थर्ड पर्सन की तरह लग रहा है, कि वो क्या है, अन्य पुरुष सर्वनाम की तरह लग रहा है। यानी कि वह जा रहा है, हम किससे कह रहे हैं, हम दूसरे पर्सन से कह रहे हैं। मान लीजिए एक आप हैं और एक बगल में कोई आपका दोस्त खड़ा है, तो कहने वाले को क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन, सुनने वाले को सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में कहा जा रहा है उसको थर्ड पर्सन। यानी कि क्या है, कौन सा पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, तो वो आपके उसी में से है कि फर्स्ट सेकंड न छोड़कर तीसरे वाले जो हैं उसके बारे में कहा जा रहा है, यानी कि उसको क्या कहते हैं, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो आप जो हो गए, आप जो हैं वो क्या हैं, उत्तम पुरुष हैं, उत्तम। और आप जिससे बातें कर रहे हैं, आप जिससे, आपका जो मित्र है, मित्र लिख देते हैं, मित्र, वो क्या है, मध्यम पुरुष है, मध्यम। लेकिन वह जो इधर जो बंदा खड़ा है, ये जो जा रहा है यहाँ से, तो आप क्या कर रहे हैं, इससे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कि वह जा रहा है, वे जा रहे हैं। तो ये सब क्या है, तीसरे के बारे में कहा जा रहा है ना, तो समझ लिए ना, यही होता है अन्य पुरुष सर्वनाम। दोस्तों बहुत अच्छे से समझिएगा ये सब चीज़ों को, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगी तो कभी भी माइंड से निकलेगा नहीं। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है। अगर शुद्ध वाक्यों की चयन की अगर बात कर ले दोस्तों, तो इनमें कौन सा शुद्ध वाक्य है देखना पड़ेगा। रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। ऑप्शन नंबर बी अब देखते हैं, रेलवे का कर्मचारियों में कईयों की गिरफ्तारी हुई। रीले की कर्मचारी, ये तो भाई रीले है, ये तो पहले ही कट जाएगा। तो इसका जो जवाब हो जाएगा हमारा सही कौन लगा, यहाँ रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, ठीक है, ये आपकी सही जवाब हो जाएगी।
आगे देख लेते हैं, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखिए यहाँ भी शुद्ध को पहचानना है, पढ़ते हैं। इस कल, यहाँ पे ये क्या है, ये आपके क्या हो गए, इस कल, ये आपका गलत हो गया। इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है, हाँ ये तो सही लग रहा है, आगे पढ़ लेते हैं। इस समय आप 40 वर्ष के हैं, नहीं, इससे बढ़िया जो है आपको ये लग रहा है ऑप्शन नंबर बी, इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे, इसी तरह से वहाँ पे भी आपको रहेंगे, देखना है। अगला प्रश्न है हमारा 12 नंबर, निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द कौन है। देखिए अगर हम इच्छा की बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर हमारा होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होने वाला है। क्यों? क्योंकि अभिलाषा, मनोरथ और आकांक्षा इच्छा की ही पर्यायवाची शब्द हैं। कौन कौन से? अभिलाषा, मनोरथ और आकांक्षा। याद रखिएगा तीनों किसके हैं? इच्छा के पर्यायवाची शब्द हैं ये तीनों। जवाब क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में उपयोग का विपरीतार्थक शब्द कौन है। देखिए उपयोग की बात हो रही है दोस्तों, उपयोग यानी उपयोग का जो विपरीतार्थक शब्द होगा वो क्या होगा? तो उपयोग का विपरीतार्थक शब्द दुरुपयोग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दुरुपयोग। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है हमारा कि जिसकी 4 भुजाएं हैं उन्हें एक शब्द में क्या कहा जाएगा। तो 4 भुजाएं जिसकी होगी दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जिसकी जो 4 भुजा होगी, 1 2 3 4, ये क्या बन गया? ये आप कहेंगे चतुर्भुज। ठीक है, जिसकी 4 भुजाएं हैं वो चतुर्भुज। ये आपके मैथमेटिकली हम बता दिए। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि ईश्वर जो होते हैं, भगवान जो होते हैं, उनके 4 हाथ होते हैं। भुजा मतलब हाथ भी होता है हिंदी के शब्दों में, तो वो भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो 4 भुजा जिनके होंगे वो चतुर्भुज कहलाएंगे। बस ये तो एक आपको कॉन्सेप्ट दिए हम। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है। देखिए अंगूठा दिखाना, अगर मुहावरे का अर्थ अगर पूछा जाए तो अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ होगा चाल चलना, नहीं। समय पर धोखा देना, हाँ बिल्कुल, समय पर धोखा देना। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? समय पर धोखा देना। लाल होना ये भी नहीं होगा, इसलिए जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समय पर धोखा देना। नहीं बोलते हैं लोग कि भाई अंगूठा दिखा दिया, तो बस वही होता है कि समय पर धोखा दे दिया। चलिए 16वां नंबर प्रश्न है, पानी बरसा यानी पानी जो है क्या कह रहा है कि पानी बरसा कौन सा वाक्य है। देखिए ये क्यों है? सरल वाक्य में क्या होता है कि सरल वाक्य जो होते हैं जिसका एक ही उद्देश्य होता है। पानी को क्या करना है? बरसा, यानी पानी बरस रहा है, पानी को बरसना है, पानी बरस रहा है। तो इसके कितने? एक ही उद्देश्य है, इसलिए क्या हो जाएंगे? ये आपके सरल वाक्य के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन कर्मधारय समास है। देखिए कर्मधारय समास की अगर बात हो रही हो तो कर्मधारय समास में क्या होता है कि दोनों पद जिसका प्रधान हो, ठीक है, दोनों पद जिसका प्रधान हो वो क्या होता है? कर्मधारय समास। जैसे कि इसमें आपके हो जाएंगे पीताम्बर। ठीक है, पीताम्बर, इसमें क्या होता है? पीताम्बर, पीला हो अंबर जिसका, पीला हो अंबर, अंबर जिसका, उसको क्या कहते हैं? उसको पीताम्बर कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखिएगा, पीला हो अंबर जिसका वो पीताम्बर। इसमें क्या है? दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा समास के भेद हैं। देखिए समास अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो समास में आप लोगों को पता होगा कि समास का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? अर्थ संक्षेप होता है। ठीक है, समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप, संक्षेप, ये आपका संक्षेप है, याद रखिएगा। इसमें क्या होता है कि दोस्तों इसमें कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ जो है आपके प्रकट किया जा सकता है, संक्षेप। तो इसमें समास के जो भेद हो जाएंगे कौन से? अवयवी भाव समास। आप लोगों ने समास के भेदों को पढ़ा होगा। दोस्तों मैंने बता दिया है, पहला जो क्लास था ना हिंदी का, उसमें थोड़ा सा हम थ्योरी भी करवाए थे। वो थ्योरी टाइप के जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही रखे थे, लेकिन था थ्योरी टाइप का ही। ठीक है, चलिए तो उसको भी देख लीजिएगा आप लोग। और जो है 40 नंबर के लिए मैंने जीके जीएस भी अपलोड कर दिया है। तो वो जो है आपको बता दूं कि 1885 ईस्वी से जो है आपके कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 से लेकर
15 अगस्त 1947 तक, ठीक है, 1947 यानी आज़ादी तक के प्रश्नों को, जो मुख्य प्रश्न जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, उसको मैंने शामिल करके रखा है। आप लोग जाइए चैनल पे और प्लेलिस्ट चेक करके और उसके बाद फिर आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा उन सबों को भी, ठीक है। चलिए प्रश्न हमारा है, परिमाण में कौन सा उपसर्ग है। देखिए परिमाण की अगर हम बात कर ले तो परिमाण में क्या होता है कि परिमाण में परि जो है, परि और क्या होता है आगे माण, तो जो पहला शब्द जो प्रधान होता है वो क्या होता है उपसर्ग। तो इसमें पहला कौन है परि, ठीक है, तो ये उपसर्ग हो गया, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और लास्ट वाला को क्या कहते हैं, अंत वाले को क्या बोलेंगे, ये हो गया उपसर्ग और वो हो गया क्या प्रत्यय। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है 20 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन अरबी भाषा का शब्द है। देखिए हमने देशज और विदेशज भी बताया था आपको, ठीक है, याद होगा अगर आपने उस सेशन को देखा होगा पहले वाले हिंदी के सेशन को, तो उसमें आपको याद होगा कि हमने देशज और विदेशज के बारे में बताया था। तो यहाँ पे पूछ रहा है ये विदेशज भाषा के अंतर्गत अरबी का जो शब्द है वो कौन सा है। तो इसका जवाब क्या रहने वाला है कि अरबी का कौन सा हो जाएगा, तो अरबी का जो शब्द हो जाएगा दोस्तों, अरबी का वो हो जाएगा आपका असर, आखिर, ठीक है, ये जो है आपके क्या है, ये अरबी के शब्द हैं, असर और आखिर, ये आपके हिंदी जो है ये आपके अरबी शब्द नहीं हैं, ये याद रखना है, हिंदी अरबी शब्द नहीं है। और भाषा में क्या हुआ कि अरबों के जो अरब के लोग जब भारत में जब आए तो वो क्या किए, अपनी अपनी भाषा को यहाँ पे छोड़ दिए और लोग जो है उसको बोलते बोलते सीखे समझे, और कुछ ऐसी बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जिसका प्रयोग होने भी लगा है, सब लोग आजकल बोलते भी हैं। तो इसका जवाब हमारा क्या रहने वाला है, उपर्युक्त में एक से अधिक, कौन कौन सा, असर और आखिर, ये क्या है अरबी भाषा के शब्द हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, 21 नंबर प्रश्न है हमारा, वो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन फारसी भाषा का शब्द है। देखिए फारसी भाषा की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे आपका आपने अभी देखा असर और आखिर, ये कहाँ के थे, ये आपके कहाँ के भाषा थे, ये आपके अरबी शब्द थे, कहाँ के अरबी। और ये आपका जो आबरू है ये क्या है, आबरू फारसी भाषा है, याद रखना है फारसी, ठीक है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आबरू फारसी भाषा का शब्द है। दोस्तों देखिए ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब चीज़ें आपको याद करने वाली चीज़ें हैं, ये इसकी कोई ये नहीं है कि आप लोग को इसके बारे में कुछ समझाया जाए बताया जाए, तो ये आप लोग को याद रखना ही पड़ेगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है हमारा 22 नंबर का, इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अवयव के भेद हैं। देखिए अवयव के अगर भेदों की हम बात कर लें तो अवयव के भेद कौन से हो जाते हैं, तो वो हो जाएंगे आपके क्रिया विशेषण, ठीक है, क्या हो जाएंगे क्रिया विशेषण। दोस्तों क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, देखिए जिस शब्द से क्रिया की विशेषता प्रकट होती है ना, जिस शब्द से क्रिया की विशेषता प्रकट हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो आपका अवयव का भेद कौन सा है, क्रिया विशेषण। तो दोस्तों इस तरह से जो है आपके कितने 22 प्रश्न जो हैं पूरे हो गए, और 30 मार्क्स का आता है लैंग्वेज आपका, तो जिसमें कि आपके 8 नंबर जो है अंग्रेजी के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं हमेशा आपको जो है 22 का क्लियर करवाता चलूँगा हर सेशन में, ताकि आप लोग जो है बहुत अभी एग्ज़ाम में जो भी समय है उस बीच में जो है आप लोग बहुत अच्छे से अच्छे सीख जाएं। तो चलिए दोस्तों मुझे फटाफट जो है कमेंट करके बताइए कि यह सेशन आप लोगों को कैसा लगा है और आप इसमें कितना सीखे हैं। और दोस्तों एक चीज़ और है, उन बच्चों के पास सेशन को भी शेयर कर दिया कीजिएगा जिनके पास सेशन नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद और जय भारत।